जोहार। आज हम बात करेंगे देश के एक बड़े कॉमरेड कम्युनिस्ट लीडर कॉमरेड ए.के. राय के बारे में। आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और मैं हूं दिलीप सिन्हा। कॉमरेड ए.के. राय देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो अपनी सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच नहीं है। 15 जून को उनकी जयंती है। उस जयंती पर धनबाद में कई जगहों पे कार्यक्रम होगा। कॉमरेड ए.के. राय का एक छोटा सा परिचय ये है कि उनका जन्म आज के बांग्लादेश में हुआ था और उच्च शिक्षा उन्होंने कोलकाता से प्राप्त की। वो नौकरी करने के लिए पीडीआईएल सिंदरी धनबाद आए और मजदूरों के हक की लड़ाई में उनकी नौकरी चली गई और वो किसानों और मजदूरों के आंदोलन में कूद पड़े और 3 बार सांसद, 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी के विधायक थे। और उन्होंने एक यूनियन बनाई थी, बिहार कुलरी कामगार यूनियन, जो एक बड़ी यूनियन थी, आज भी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन्म देने वाले 3 प्रमुख नेताओं में से एक नेता हैं कॉमरेड ए.के. राय। कॉमरेड ए.के. राय कहा करते थे कि कम्युनिस्ट वही होता है जिसकी कोई निजी संपत्ति नहीं हो, जिसका कोई बैंक बैलेंस नहीं हो, कोई मकान नहीं हो, कोई निजी संपत्ति नहीं हो। और कम्युनिस्ट के इस परिभाषा को पूरी तरह से कॉमरेड ए.के. राय ने दिया। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि बांग्लादेश में जन्मे, कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण किए और नौकरी करने आए, लेकिन अपना पूरा जीवन वो कोयलांचल, धनबाद और झारखंड के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया और अंतिम पल तक वो यही रहे। इसी मिट्टी में वो उनका बाद में उनके देहावसान के बाद उनका अंतिम संस्कार भी इसी कोयलांचल में हुआ और उनका जो पूरा देखभाल जीवन के अंतिम समय में भी धनबाद की जनता, उनके समर्थकों ने किया। आज जहां एक मामूली मुखिया के पास आपको, मामूली वार्ड कमिश्नर के पास आपको चमचमाती गाड़ी नजर आएगी, वहीं कॉमरेड ए.के. राय जो 3 बार सांसद, 3 बार विधायक रहे, उनके पास एक फूटी कौड़ी उनकी निजी संपत्ति नहीं थी, 1 इंच जमीन नहीं और 1 रुपया नहीं उनके पास था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो जीवन जिया, उस उच्च जीवन और आदर्श जो है वो शायद ही देश दुनिया में कोई दूसरा ए.के. राय आपको मिलेगा। वो ए.के. राय इतने बड़े नेता और उन्होंने जीवन में कभी भी बिजली का उपभोग नहीं किया, पंखा का उपभोग नहीं किया, एसी का उपभोग नहीं किया। वो कॉमरेड जमीन पे सोते थे और चटाई बिछा के जमीन पे सोते थे और जिस कमरे में वो सोते थे वहां पंखा नहीं होता था। जो दफ्तर उनका था उस दफ्तर में भी वो पंखा नहीं लगाते थे, बल्ब भी नहीं लगाते थे। इसके पीछे कॉमरेड ए.के. राय की सोच थी कि हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उस वर्ग के पास ना बिजली है ना पंखा है। और यही कारण जब उनका कहना था, जब हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नेता है, तो जो क्लास मेरा है जब वो उपभोग नहीं करता तो हम कैसे उपभोग कर सकते हैं। राय साहब कहते थे कि हम उस दिन बिजली और पंखा का उपभोग करेंगे जिस दिन अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधा हम दे पाएंगे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर बिना बिजली पंखा का वो जीवन जिए और ट्रेन में भी वो सफर एसी से नहीं करते थे। वो रेलवे स्टेशन में लाइन खड़ा होके टिकट कटा के और वो दिल्ली पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से धनबाद आते थे। ए.के. राय साहब कहा करते थे कि जो कॉमरेड होता है यानी जो कम्युनिस्ट होता है वो कभी रिटायर नहीं होता है। दैनिक जागरण में और आवाज अखबार में मैंने भी लंबे समय तक पत्रकारिता किया था और काफी लंबा सानिध्य राय साहब का मुझे भी प्राप्त हुआ था। राय साहब ने मुझसे कहा था, जब भी मैं इंटरव्यू लेने जाता था, राय साहब कहते थे कि हमने उनसे कहा था कि भाई आप पेंशन क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके पीछे उन्होंने बताया था, कॉमरेड ए.के. राय ने वो कहा था कि एक कॉमरेड, जो सच्चा कॉमरेड होता है, वो कभी रिटायर्ड नहीं होता है और जब हम रिटायर्ड नहीं होते हैं तो हम सांसद और विधायक का पेंशन क्यों ले। यही कारण है कि उन्होंने सांसद और विधायक का पेश जो कोष है अपना, जो भी उनका
जो वेतन उनको मिलता था, पेंशन मिलता था, पेंशन वो सरकार के सहायता कोष में दान दे देते थे। वेतन वो जरूर उठाते थे कॉमरेड ए.के. राय, और अभी आगे चल के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो अपने वेतन का क्या करते थे। उनके सहयोगियों ने से भी आप जानेंगे कि कॉमरेड ए.के. राय वेतन का पैसा जो है वो लाकर और बिहार कोयलरी कामगार यूनियन और उनकी जो राजनीतिक पार्टी थी मार्क्सवादी समन्वय समिति, उसके कैशियर के पास वो अपना वेतन जमा कर देते थे। अब कैशियर उस पैसे से गरीब जो कार्यकर्ता है उनके लिए, पार्टी के लिए उस पैसे का उपयोग करते थे। ऐसे महान विभूति थे कॉमरेड ए.के. राय। कॉमरेड ए.के. राय जब जीवन के अंतिम समय में जब वो बीमार पड़ गए, करीब 10-12 साल वो गंभीर रूप से बीमार रहे, जूझते रहे, और उनकी ये सोच भी थी कि वो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते थे। ए.के. राय साहब कहते थे कि नहीं, जब जनता जो है, हमारा जो क्लास है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो पब्लिक है, वो जब बड़े बड़े हॉस्पिटल का फैसिलिटी एबल करने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं क्यों अपना इलाज कराऊं। तो जब तक ए.के. राय साहब का शरीर चला, उन्होंने यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, जो अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जाना जाता है, वहां वो इलाज कर रहे थे। जब वो असमर्थ हो गए शारीरिक रूप से, तो उनका इलाज सेंट्रल हॉस्पिटल में, जो कि BCCL की का हॉस्पिटल है, वहां इलाज होता था। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि राय साहब हॉस्पिटल से तब तक विदा नहीं लेते थे जब तक कि उनके कैडर हॉस्पिटल में उन्होंने बिल पेमेंट किया ये दिखा नहीं देते थे। बिल जब तक वो देख नहीं लेते थे, वो अस्पताल नहीं छोड़ते थे। और BCCL ने भी कई बार प्रस्ताव दिया ऐसे महान संत को कि भाई आपका इलाज BCCL कराएगी, लेकिन राय साहब ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो मजदूरों के चंदा से और ये पैसा से उनका इलाज हुआ लंबे समय तक। और आज जब बड़े बड़े लोग जो अरबों खरबों संपत्ति वाले हैं, उनके वृद्धावस्था में उनका देखभाल उनके बाल बच्चा परिवार नहीं करता, ऐसे कई मामले आए हैं। वैसे समय में चौंकाने वाला आपको जानकारी मिलेगा जब जाएंगे आप वहां। आपको धनबाद के बाद अपने जीवन का 13 साल कॉमरेड ए.के. राय ने नुनुडी के एक भवन में सबुर गोराय जो उनके कार्यकर्ता है, उनके साथ ललिता हाड़ी है, इन लोगों के साथ वो वहां पर रहे। और उन लोगों ने ऐसी उनकी सेवा की कि कोई अपने पिता का सेवा नहीं करेगा, इस तरह का। और उनकी सादगी की बात आपको ए.के. राय साहब के बारे में हम बता दें, आपको जानना भी चाहिए। उनके साथ रहने वाले सबुर गोराय अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। वो बोलते हैं कि हम लोग भौचक थे कि राय साहब इतनी बड़ी हस्ती है, क्योंकि वो जब बीमार थे तो उनके पास देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल साहब से लेके देश के पूर्व न्यायमूर्ति, बोल इतने बड़े बड़े हस्ती का फोन आता था। और राय साहब का एक छोटा सा फोन जो उनके समर्थक पास, जिसमें की सुविधा बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ माने बात हो सकता था, उस फोन पे इन हस्तियों का कॉल आता था। वो लोग भी राय साहब का हिस्सा लेते थे। ऐसे राय साहब हमारे बीच नहीं है, और उनकी जयंती पर कल सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने एक उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। वहां पर कल एक समारोह होगा, हजारों लोग अपने इस दिवंगत नेता को याद करेंगे और लाल सलाम करेंगे। लेकिन काफी मुश्किल है हमें दूसरा कोई कॉमरेड ए.के. राय मिलना। तो आइए राय साहब के बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। हमारे ठीक पीछे ये जो झोपड़ीनुमा आप आवास देख रहे हैं, ये कोई साधारण आवास नहीं है। ये झारखंड आंदोलन और झारखंड में वामपंथ आंदोलन का यह केंद्र बिंदु रहा है। देश के प्रसिद्ध वामपंथी विचारक और राजनीति के संत कहे जाने वाले कॉमरेड ए.के. राय का यह ऑफिस रहा है। ए.के. राय साहब ने इसी ऑफिस में कम से कम 30 से 40 साल अपने जीवन का वो इसी ऑफिस में बिताए हैं, यही रहे हैं। और उनकी जो यूनियन जो उन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति जो उनकी राजनीतिक पार्टी थी, और साथ में यूनियन जो बिहार कोयलरी कामगार यूनियन, उसका ये दफ्तर भी है। तो आइए आपको हम दफ्तर के अंदर ले चलते हैं। हमारे साथ हैं ए.के. राय के साथ लंबे समय तक उनके साथ रहने वाले और पूरा जीवन ए.के. राय के नाम समर्पित करने वाले रामलाल दा, वो हैं जो BCKU के ट्रेजरर भी हैं और साथ ही उनमें रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। ये देखते हैं, ये राय साहब का दफ्तर है। पहले ये मार्क्सवादी समन्वय समिति का कार्यालय हुआ भी करता था,
जो ए के राय साहब की राजनीतिक पार्टी थी। और ये डॉक्टर के अंदर आप देख रहे हैं कॉमरेड ए के राय की तस्वीर है और उनके शिष्य आप कह सकते हैं तो इस साल के जुझारू विधायक रहे शहीद गुरदास चटर्जी की तस्वीर है। न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के जाने माने मजदूर नेता कॉमरेड एस.के. बख्शी साहब जो ए के राय साहब के निकटतम सहयोगी थे वो हैं, उनकी तस्वीर है। ये यादें जुड़ी हुई है। रामलाल आप ये बताएं, सबसे पहले तो आपका देवभूमि झारखंड न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताएं कि ये सब जो है ये क्या है, राय साहब से जुड़ा हुआ है? राय साहब का जितना लिखा हुआ, जितना बचा हुआ उसको खराब हो गया था, जिसको बचा उसको रखे हुए हैं और समूचा उनका इतिहास है। किसी को अगर लेटर लिखे जो लेख वगैरह संग्रह पूरा इसी में, सब इसी में पूरा संग्रह, राय साहब का संग्रह जो है इसी में है। इन्होंने बड़ा सजो के रखा है और ये दफ्तर देख रहे हैं। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कॉमरेड आनंद चौरसिया, सॉरी हाँ, वास्तव प्रसाद चौरसिया पुराने क्रिकेट थे, पार्टी के और यूनियन के लिए, उनकी तस्वीर है। अब वो दिवंगत हो गए रही है और राय साहब की तस्वीर यहाँ पर टंगी हुई है। और भगत सिंह जिनको प्रेरणा थे राय साहब की और मार्क्सवादी समन्वय समिति की, उनकी भी तस्वीर है। आइए अंदर आपको हम ले चलते हैं। इसके अंदर ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं, ये कुर्सी जो खाली पड़ी हुई है ये कॉमरेड ए के राय साहब की कुर्सी है। इसी कुर्सी में बैठ के उन्होंने कोयला मजदूरों, किसानों, रैयतों, आम लोगों की लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़े देश दुनिया में। वो इसी लड़ाई पे जो जाने जाते हैं उसके केंद्र बिंदु यहीं पर थे। राय साहब यहीं पर बैठते थे और जैसा कि आप देख रहे हैं उनके साथ जो लोगों ने यहाँ पर क्रांति किया, लड़ाई लड़ाए, कॉमरेड मिथिलेश सिंह, कॉमरेड मनोज साहु से लेके कॉमरेड एस.के. बख्शी, कॉमरेड महेंद्र सिंह, कॉमरेड गुरदास चटर्जी, विनोद बिहारी महतो साहब, तमाम लोग, यमुना साहे जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु साहब, बिरसा मुंडा साहब, सभी लोगों का इधर आ जाए तो आप ये देखें कि देश के जो पहले नक्सली और इधर राजनंदन सिंह जी थे, उनकी तस्वीर भी है। बीसीकेयू के जनक आप उनको भी मान सकते हैं, राजनंदन सिंह साहब की तस्वीर है। इधर आप आ जाए, देश में जो नक्सल आंदोलन जो चला उसके जो फाउंडर थे वो चारू मजूमदार जी का, उनकी तस्वीर है। कार्ल मार्क्स साहब की तस्वीर है, कॉमरेड विनोद मिश्र की तस्वीर है, कॉमरेड गुरदास चटर्जी की, तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीर है। और ये आप यहाँ भी आप देख सकते हैं राय साहब से जुड़ी हुई, जो कि क्योंकि राय साहब लिखने पढ़ने में काफ़ी विशेषज्ञ थे, वो खुद लिखते थे, वो सारी उनकी लिखी हुई किताबें, फाइल, जो भी उन्होंने लेटर लिखा है सब चीज़ है। तो आइए अब हम जानते हैं रामलाल दास से। रामलाल दास, सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉमरेड ए के राय साहब से आपकी मुलाकात पहली बार कब और कहाँ हुई? पहली बार उनसे मुलाकात मेरा, ऐसे नाम तो सुनते थे लेकिन जेल में कुछ खास केस में बंद थे हम। तो उस समय राय साहब भी आए थे, नाम जानते थे लेकिन राय साहब कौन है नहीं जानते थे। जेल में पहला मुलाकात 1971 मार्च के महीने में हुई थी। तब से मैंने बहुत लंबा समय, बहुत लंबा केस भी था। बेल होने के बाद 2 साल बाद मेरा बेल हुआ, उसके बाद से आकर राय साहब के साथ ही इस यूनियन में, इस उनके साथ आंदोलन में जुड़ गए। तब से आज तक यहीं पर 71 से जो आप आए झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना के पहले से, हाँ, और राय साहब के साथ ही ये रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना मेरे सामने हुई, वही करें, उसके पहले आप जो राय साहब से जुड़ गए। और आप सोच सकते हैं कि उस समय से लेके अंतिम समय तक कॉमरेड ए के राय के साथ ये रहे हैं और उन्हीं के साथ में सानिध्य में एक साथ रहना, खाना पीना, सोना सब इनका है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर पंखा नहीं है? नहीं, वो तो राय साहब पंखा पसंद नहीं करते थे। कि उनका ये सोच था कि जब तक सारे लोगों का देश में जो गरीब वर्ग है, पंखा, बिजली ये सब नहीं लग जाता तब तक हमको पंखा में रहना नहीं है।
तो इस कारण से उनका ये जो सोच था, इसलिए हम लोग उनके जो ऑफिस में जहाँ बैठते थे वो वहाँ पंखा हम लोग नहीं लगाए। आज भी नहीं लगाया है ना, नहीं ये लगेगा भी नहीं जब तक हम रहेंगे, हम लोग नहीं लगेगा। ये कुछ खाली रहता है, इस पर कोई बैठता नहीं है, ये राय साहब का सम्मान में है ये। सम्मान में एक कुर्सी खाली रहता है। अच्छा ये बताइए, राय साहब के पास संपत्ति क्या थी? कोई संपत्ति नहीं थी, उनका संपत्ति जनता था। जनता जो दिया, कपड़ा बना के कुर्ता पैजामा वो पसंद करते थे, लोग कोलियरी का मजदूर बना के देते रहते थे और पहनते थे। कभी स्वेटर भी खरीद देता था लोग, कभी चादर भी खरीद देता था, लेकिन अपना बोलकर कोई संपत्ति उनके पास कभी नहीं रहा। वो संपत्ति बनाना पसंद भी नहीं करते थे। अच्छा वो जो पेंशन, तो उनको वेतन तो मिलता होगा ना? नहीं, वो मिलता था, ला के ऑफिस में कैशियर के पास दे देते थे। ज्यादातर मजदूरों का केस मुकदमा रहता था, उसी में वो खर्चा होता था। और खाने के लिए तो हम लोग नौकरी वोकरी करते थे, 4-5 माने हम और सत्यवान बोस, तो उसमें चल जाता था। वो उनका कोई ज्यादा खर्चा नहीं, वो साधारण जिंदगी व्यतीत करते थे। ट्रेन में 3rd क्लास में टिकट में चलते थे, इसलिए कोई खर्चा उनका मतलब नॉन एसी चलते थे ना? हाँ, नॉन एसी। और टिकट कटा के जाते थे कि टिकट एकदम टिकट नहीं होने से नहीं जाते थे, वो टिकट कटा के ही चलते थे। और अपने से कोशिश करते थे लाइन में खड़े होकर टिकट लेना, ताकि लोग सीखे लाइन में खड़े हो खुद टिकट के लिए। हाँ। और जो एसी पास उस मिलता होगा सांसद होने के नाते, वो तो मजबूरी था उनका। वो कभी कभी एक दो बार हम लोग सुना, वो 3rd क्लास में जा रहा है, 2nd क्लास में, तो जनता बोलती थी काहे लिए हम लोग को परेशान करने के लिए, इनको तो इसी है। तो उनके कान में था, इसलिए कभी कभी वो चढ़ जाते थे। बाकी जनरल पसंद करते थे, इसलिए कि लोग टिकट पे ज्यादातर लोग उनको पहचानता नहीं था कि यही अकेला है, नाम सब जानता था। हाँ। और वो लोगों का क्या वातावरण है, क्या चर्चा हो रहा है, ये जानने के लिए जनरल क्लास में सफर करते थे। अच्छा अखबारों में जो आर्टिकल लिखते थे, उससे भी तो कुछ आमदनी उनको होता? वो आमदनी मिलता था, तो वो उसको भी कैशियर के पास हैंड ओवर कर देते थे। और जो माने वो भी सामाजिक काम में ही खर्चा होता था, वो पर्सनल कोई खर्चा नहीं करते। अब बाद में जब वो रिटायर माने एक्स हो गए, एक्स MP एक्स MLA, तो पेंशन नहीं लेते थे राष्ट्रपति को? हाँ, उसमें था वो पेंशन के बारे में तो वो तो पेंशन का विरोध किए थे। ये लालखंड झारखंड या जितना किताब है उसमें वो सब दिया हुआ है। बोले कि जब हमको जनता जिताती है तो पेंशन हमारा तनख्वाह मिलता ही है, जब जनता हमको हरा देती है तो पेंशन का कोई सवाल ही नहीं रहना चाहिए। बैठ के हरामखोरी करना ये ठीक नहीं है, इसलिए पेंशन वगैरह। और 1 साल तक लटका के छोड़ दिए। फिर अटल, उसके बाद अटल बिहारी की सरकार आई और राय साहब हार गए, पेंशन लागू हो गया MP लोगों का। लेकिन वो इसके खिलाफ में पार्लियामेंट में 1 घंटा भाषण दिया। अच्छा वो मुद्दा, उनके परिवार जो है कलकत्ता में रहते थे। हाँ। तो क्या जब उनकी उम्र अधिक हो गई, बीमार हो गए, तो घर वाले को उनको लेने आए कलकत्ता? बहुत बार, बहुत कोशिश की। उनके भाई, खास करके वो SK राय नाम था और एक तापस राय, 2 भाई थे। उनका भतीजा भी था, नाम ठीक से और याद नहीं है। बहुत बार कोशिश की, हमेशा फोन हम लोग को करते थे, हम लोग भी समझाते थे। बोले हम घर में हमारा यही माने स्थान है, यहीं पर रहेंगे, और तुम लोग हमको अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो स्टेशन में हमको बैठा देना, लेकिन घर हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि घर वालों के लिए हम कुछ किया ही नहीं। हम हमेशा यहाँ के लोगों को लिया काम किए हैं, तो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। इसलिए उनका इलाज भी सेंट्रल अस्पताल में हो रहा था। अच्छा ये भी सुनते थे कि शुरू में कि वो सेंट्रल हॉस्पिटल में भी इलाज कराने पक्ष में नहीं रहते थे, कि PMCH में हम चले जाएं। हाँ, जहाँ पैसा नहीं लगता। लेकिन जितना बार भी यहाँ पर हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उनका जो बिल होता था वो पेमेंट किया और देख लेते थे कि बिल दिया है कि नहीं, तभी वो रिलीज आते थे।
और उनकी माँ कभी यहाँ आई थी नहीं? न माँ जब वो जेल में थी तो उनकी माँ ये आपका इमरजेंसी के दरम्यान में वो आई थी यहाँ पर, और जाके उनसे हजारीबाग जेल में मिली थी और बोली थी, और उनको राय साहब बोले उनको कि यहाँ पर हमारा गार्जियन दो है, एक विनोद बिहारी महतो, दूसरा वो जुगांतर प्रेस के अच्छा, कुम सिंह साहब। हाँ, ये थे नाम थोड़ा सा जुगांतर प्रेस के संपादक थे। वो है हमारे गार्जियन। जाके आप लोग उनसे बात कीजिए, बेल कब होगा क्या हम ये हम नहीं बता सकते हैं। और वो लोग विनोद बिहारी महतो के पास आया, यहाँ पर वो वहीं पर रहा भी रात में, सुबह में वो लोग कलकत्ता चला गया। और विनोद बाबू उस समय बोले कि उनके बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है, लाखों लोग उनके बारे में सोचते हैं, इसलिए आप लोग को चिंता करने का जरूरत नहीं है। वो देश का धनबाद का लड़का है, इसलिए आपको अपने लड़के के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विनोद बाबू उनकी माँ को कहा। हाँ, तो उसके बाद वो कभी नहीं आई। नहीं। राय साहब भी जब बाहर रहते थे, ज्यादातर शुरुआती दिनों में तो हमने देखा कि जेल में ही ज्यादातर रहते। कोई एमएलए इतना जेल में रहता है वो हम पहली बार देखा था धनबाद में। तो एक राय बाहर बहुत कम रहते थे, हमेशा जेल में ही प्रशासन उसको बंद रखता था। और उस समय ये 77 का नारा जरूर था, जेल का ताला टूटेगा एक राय छूटेगा, लेकिन ये एक राय के लिए ये नारा सिंदरी से लेकर के ये क्या बोलते हैं डिगवाड़ी तक ये लिखा हुआ रहता है रोड पर, एक राय जेल का ताला टूटेगा एक राय छूटेगा। तो इतना जबरदस्त उनका लड़ाई था, संघर्ष था कि हमेशा वो जेल में ही प्रशासन रखता था। अच्छा, और एक बताइए, एक उस समय अखबारों में एक खबर आई थी कि एक बार किसी ने शूटर लगाया था एक राय साहब की हत्या कराने के लिए, और शूटर आपके इस दफ्तर के बाहर भी आया भी था। उस मामले को जरा दर्शकों को। वो मामला ऐसा है, उनका शूटर का नाम तो अभी हम भूल रहे हैं, याद नहीं, ये अंदर में है लेकिन निकल नहीं पा रहा। वो राय साहब का ऐसा आदत था कि सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे और वहाँ जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ सफाई उफाई अपने करते थे, उसके बाद आ जाते थे ऑफिस में, अपना ऑफिस झाड़ते थे। उसी क्रम में वो शूटर यहाँ पर आया था और राय साहब उस समय झाड़ू लगा रहे थे। उन्हीं से पूछ रहा था कि AK राय साहब कौन है यहाँ पर। बोला क्या बात है बोलो। वो लोग बोला नहीं, बोला कि उन्हीं से काम है। बोला तो हम ही हैं, बोलो। और उसके बाद वो चला गया। बाद में अखबारों में हम लोग देखा कि वो बिहार का शूटर है, मारने के लिए उसको यहाँ का माफिया लोग भेजा था, लेकिन उनका जो सादगी था वो देख करके वो डर गया कि इस महात्मा को मारना हमारे लिए बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए वो छोड़ दिया, चला गया। चलिए, तो ये जो दफ्तर है जहाँ AK राय साहब बैठते थे, इसे यहाँ का आपको अभी हमने दिखाया। अब हम चलते हैं रामलाल जी के साथ उस जगह पे जहाँ कॉमरेड AK राय सोते थे, आराम करते थे, सोते थे। तो आइए रामलाल चलते। पुराना बाजार की ये तंग गली जो है, ये गली काफ़ी ऐतिहासिक है, कारण कि इसी गली का जो ये छोटा सा मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान पहले खपरेला था, बाद में इसे ढाला गया। ये मकान कॉमरेड AK राय इस मकान में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन के कम से कम रामलाल जी 35 से 40 साल 40 से 45-50 साल वो इसी मकान में कॉमरेड AK राय ने अपना जीवन बिताया। आइए आपको हम अंदर ले चलते हैं, अंदर के दिखाते हैं कि कैसे देश का यह बड़ा कम्युनिस्ट लीडर कॉमरेड AK राय इस छोटे से मकान में किस तरह अपने दो सहयोगियों रामलाल जी और एक मास्टर साहब मास्टर साहब के बारे में बताया, सत्यवान बोस जो एक शिक्षक थे पेशे से, उनके साथ और रामलाल दा के साथ ये तीनों इसी मकान के इसी कमरे में रहते थे। आइए आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा ये बेड जो था, दरी बिछा था इस एक रूम के मकान में। ये अभी यहाँ जो आप चौकी देख रहे हैं, तब ये चौकी नहीं हुआ करता था, और कॉमरेड AK राय यहाँ पर नीचे जमीन में दरी बिछा के सोते थे। AK राय साहब
सत्यवान बोस और रामलाल। मैंने गेस्ट लोग भी जो आते थे बाहर से, पहले बहुत लोग आते थे, सब लोग इसी में सोते थे। हाँ। अब बिना पंखा और हाँ, और बिजली दूसरा का, जो ये जो पंखा अभी आप देख रहे हैं, बिजली इसमें भी। पंखा नहीं होता था और ना बिजली होता था, क्योंकि लालटेन, लालटेन की रोशनी में कॉमरेड एके राय इसी रूम में जमीन पे सोते थे, दरी बिछा के। उनके साथ सत्यवान बोस शिक्षक थे और रामलाल दा जो है, ये लोग और बाकी जो भी बड़े बड़े लीडर आते थे, अगर उन्हें रात रुकना हो कॉमरेड एके राय के साथ, तो इसी यहाँ जमीन पर उनको सोना पड़ता था। बिजली नहीं, पंखा नहीं, बल्ब नहीं, कुछ भी नहीं, लालटेन की रोशनी में और इस छोटे से मकान में ये कॉमरेड एके राय रहते थे। देश में शायद ही कोई नेता, इतना बड़ा नेता का ये जीवन शैली कि इस तरह से एक छोटे से मकान में और जमीन पे सोना बिना माने, अब बताते हैं कि वो गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में भी कॉमरेड एके राय आराम से बिना पंखा और इसका सोते थे। क्या कोई उनको परेशानी होती थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती थी। कभी कभी बहुत गर्मी पड़ने से हाथ वाला पंखा हम लोग दे देते थे उनको जलने के लिए, लेकिन वो कभी बताया नहीं कि हमको परेशानी है, बल्कि हम लोग बोलते थे कि बिजली पंखा होना चाहिए। तो बोले लोगों के घर में अभी बिजली पंखा नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ से बिजली पंखा यूज करें, ये ठीक बात नहीं है। क्या सोच गलत है। क्या कॉमरेड एके राय की सोच थी, आप सोच सकते थे? राय साहब का कहना था, चूंकि हम जिस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्लास के जब तक आखिरी व्यक्ति को बिजली पंखा नहीं मिल जाए तो उसके नेता को उसका उपभोग करना नहीं चाहिए, और इसी को लेते हुए वो राय साहब उपभोग नहीं करते थे। गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, बिना पंखा बिना बिजली का कॉमरेड एके राय इस छोटे से मकान में 45 साल उन्होंने गुजारा और देश को एक संदेश देके वो चले गए। एक उदाहरण कि एक नेता, एक जन नेता, एक राजनेता का कैसा जीवन शैली हो, क्या कैरेक्टर हो, क्या उसका इमेज हो, कार्यशैली हो, एक उदाहरण देके चले गए। ये अलग बात है कि शायद उनकी पार्टी की तो छोड़ दीजिए, और भी कहीं शायद कोई दूसरा एके राय भविष्य में जन्म ले या ना ले, ये तो है कि नहीं, लेकिन एके राय के जैसा, यही कारण है, यूं ही नहीं उन्हें राजनीति का संत कहा जाता था। जो जिस तरह संत जो तपस्या करते हैं, कॉमरेड एके राय राजनीति में रहते हुए लंबा राजनीतिक कैरियर, 3 बार सांसद, 3 बार विधायक और बड़ी ट्रेड यूनियन के सर्वे सर्वा सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जो सादगी और जो चरित्र का जो प्रदर्शन करके वो चले गए, यही कारण है कि कॉमरेड एके राय इस दुनिया से जाके अमर हो गए। रामलाल जी से आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कॉमरेड एके राय जो पीडीआई सिंदरी में इंजीनियर थे, उनका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, किन परिस्थितियों पर हुआ। तो रामलाल, आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि राय साहब का राजनीति में प्रवेश। ऐसा है, राय जब हम लोग जेल में थे 4 नंबर वार्ड में, उस समय 40 से 50 लोग इसमें रहते थे। धनबाद जेल का 4 नंबर वार्ड, उसमें शाम को बैठते थे हम लोग। तब ये सब कहानी किस्सा जिंदगी का लोग सुनाते थे और उसी में क्लास भी होता था मार्क्सिज्म पर, और देश में कैसे क्रांति होगा, देश में समाजवाद कैसे आएगा। उसी क्रम में हम लोग पूछते थे कि आप राजनीति में किस लिए आए। बोला देखो, हम राजनीति में जानबूझकर नहीं आए, राजनीति हमको घसीट कर लाया। वो बोलते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि सिंदरी में बहुत सारे कैजुअल मजदूर थे, बहुत समस्या था, और एकमात्र धनबाद का संस्थान था जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित होता था। तो बहुत सा मजदूरों का डिमांड था, लोग हड़ताल का नोटिस दिए हुए थे, और यहाँ के लीडर उसका नेतृत्व करते थे बिहार के जो नेता, अभी नाम थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो रहा है, नहीं, हाँ, सत्यनारायण सिंह। वो माने उनको आना था सभा करने के लिए, इतवार का दिन था और सोमवार से हड़ताल होना था। लोग इंतजार किया, शाम को वहाँ सभा होता था, 7-8 बजे तक लोग जमा रहे मजदूर सब, लेकिन सत्यनारायण सिंह किसी कारणवश नहीं आ सके। तो लोग जानते थे कि एके राय क्लास वगैरह करते थे, मार्क्सिस्ट है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, और राय साहब के पास आए लोग। और उस समय वो रहते थे साधारण मजदूरों का जो क्वार्टर होता है सुपर दौरा में, वो रहते थे। और इसलिए रहते थे, वो बताते थे कि हमको साधारण लोग मिलेगा तो उनको मार्क्सवादी
चिंतन उनके अंदर में ब्रेन में डालना है। तो लोग पहुंचा और उसके लीडर थे, नाम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वहाँ के मजदूरों का जो नेतृत्वकारी लोग थे वो चलो एक राय को ले आया जाए, तो लगता कि आएंगे नहीं। और उस समय टेलीफोन का भी उतना, उनका नाम था रामलायक सिंह के नेतृत्व में लोग उनके घर पे आया राय साहब के पास कि चलिए आप कल हड़ताल होने वाला है, सत्यनारायण सिंह नहीं आए हैं, उनके लोग इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए थोड़ा बोलिए। तो बोले कि हम किस लिए जाएंगे, हम नौकरी करने के लिए आए हैं। तो वो नहीं माना, लोग समझाया बुझाया, जबरदस्ती भी किया रामलायक सिंह के नेतृत्व में, और उनको लाके स्टेज पर खड़ा कर दिया। और वो टूटी फूटी उस समय हिंदी जानते थे, और हड़ताल सोमवार से हो गया, जबरदस्त हड़ताल हुआ, कोई सिंदरी का चक्का नहीं चला, और ये 15 दिन तक चला। उस समय ज्योतिर्मय बसु सीपीआईएम के लीडर थे पार्लियामेंट में, जवाहरलाल को पकड़ करके उसको समझौता कराया गया, और एक राय का जय जयकार यहाँ पर होने लगा। और इसी बीच ये पीरियड था 69 का, इसी बीच चुनाव आया, लोग एक राय को खड़ा कर दिया, सीपीआईएम से एक राय एमएलए बन गया। और मैनेजमेंट जो भाषण देके आए, हड़ताल हो गया, दूसरा दिन चपरासी से लेटर डिसमिसल का उनके पास भेज दिया, और उसी दिन से राजनीति में आ गए, राजनीति में एक राय आ गए। नहीं चाहने के बावजूद भी उनको आना पड़ा, इतना दबाव था उनको। उसके बाद तो हमारे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, ये भवन है मशहूर कम्युनिस्ट लीडर कॉमरेड ए.के. राय का स्मृति भवन के नाम से आज यह जाना जाता है। यह भवन में कॉमरेड ए.के. राय ने अपने जीवन का आखिरी 10 साल जो है इसी भवन में बिताया था। तो आइए कैसे यहाँ से उनका क्या अटैचमेंट रहा, ये चीज़ आपको हम दिखाते हैं। आपको हम भवन के अंदर ले चलते हैं। ये कॉमरेड ए.के. राय स्मृति भवन, और जैसे ही आप भवन से अंदर प्रवेश करेंगे, आपको एक राय साहब का एक मूर्ति यहाँ पर मिलेगा। उनके सम्मान में उनके समर्थकों ने प्रतिमा उनकी यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं। कॉमरेड ए.के. राय का ये मूर्ति है। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व जीवन रहा, वो इनके आज भी इस मूर्ति में भी वो झलक रहा है। तो आपको हम इसके साथ ही अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो अभी आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये कॉमरेड सबूर गोराई जी। ये कॉमरेड सबूर गोराई मजदूर नेता हैं, और जीवन का जो राय साहब का जो जीवन का आखिरी 13 साल है, वो उनका सानिध्य प्राप्त करने का जो गौरव सबूर गोराई जी और इनके बगल में ललिता हरी जी इन लोगों को मिला है। इन्होंने ऐसी सेवा उनकी की कि शायद कोई अपने पिता का भी सेवा नहीं करता होगा। और ये जो ललिता हरी है, ये खाना बनाना खिलाना, राय साहब को स्नान कराना, सेवा करना, जब वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो गए थे तो सारी सेवा सत्कार यहाँ पर ये ललिता हरी इनके हाथों का बना हुआ एक खाते थे। और सबूर गोराई जो वामपंथ के आंदोलन में, वामपंथ की लड़ाई में एक प्रमुख नाम है, वो इसी बिल्डिंग में ही रहते हैं। और राय साहब के साथ ये आप नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने एक राय को रखा, बल्कि आप ये कर सकते हैं, ये खुद इनका कहना है कि ये इनके लिए गर्व का बात और गौरव का बात है कि ईश्वर ने उनको मौका दिया इस महान हस्ती को सेवा करने का जीवन के आखिरी समय में। तो आइए हम सबूर गोराई जी के साथ चलते हैं भवन के अंदर कि राय साहब कहाँ पर। ललिता जी भी आप आए, आप भी आए, आपको हम दिखाते हैं। ये जो राय साहब का ये भवन था, और राय साहब का पूरा स्मृति यहाँ से जुड़ा हुआ था। सबूर गोराई जी जैसा बताते हैं कि ये कुर्सी जो है, राय साहब इसी कुर्सी पे बैठा करते थे। और सामने बाहर जहाँ अभी आपको हम ये टेबल आप दिखा रहे हैं, ये टेबल, इस टेबल में बैठ के जीवन के अंतिम क्षणों में वो अपना कुछ काम का निपटारा करते थे। इस भवन के अंदर आपको राय साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राय साहब के तस्वीर। पूरी जो उनका चिर परिचित अंदाज था, हाथों में किताब और पैजामा कुर्ता और रबड़ का चप्पल, ये तस्वीर है।
बिहार कुलेरी कामगार यूनियन जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, उसके कैलेंडर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको भगवान बिरसा मुंडा का तस्वीर है और बिरसा A.K. राय साहब की एक तस्वीर है और A.K. राय साहब के मित्र और झारखंड आंदोलन के नायक विनोद बाबू की भी एक फोटो है, विनोद बिहारी महतो का भी। और इस भवन का एक एक हिस्सा जो है वो A.K. राय की स्मृति से जुड़ा हुआ है। तो और जैसा कि आपको मालूम होगा कि A.K. राय साहब जो है उन्होंने कभी भी बिजली पंखा का उपयोग नहीं किया। आइए आपको हम दिखाते हैं वो कमरा, जिस कमरा में उन्होंने अपना अंतिम 10 साल बिताया। और ये कमरा है और यही राय साहब का ये चौकी है। इस चौकी में A.K. राय साहब 12-13 साल उन्होंने इसी में स्वयं जीवन के अंतिम क्षण तक इसी कमरे में ये थे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं लाल सलाम लिखा हुआ है। A.K. राय साहब के जो स्मृति के साथ उनका वो चश्मा और कोई कुछ किताबें, कोई मेडल, ये सब इन्होंने बड़े सजो के रखा है। राय साहब लिखते पढ़ते भी थे, बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में, बांग्ला अखबारों में, हिंदी अखबारों में उनके आर्टिकल छपता था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब A.K. राय ने अपना पूरा जीवन वो कभी किसी पंखा में, उन्होंने पंखा के लिए AC तो छोड़ दीजिए, वो जहाँ पर रहे कभी वहाँ एक पंखा भी नहीं रहा। इसके पीछे उनका ये सोच थी कि जिस वर्ग का हम नेतृत्व करते हैं वो वर्ग जो है उसके पास पंखा की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। तो जब तक हमारा एक एक मजदूर, एक एक किसान उसके घरों में पंखा नहीं हो तब तक हम नेता, जब हम उसका नेतृत्व करते हैं तो हम उसको उपभोग नहीं कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट के साथ राय साहब ने जीवन भर बिजली पंखा का उपयोग नहीं किया। हालांकि कुछ ट्यूबलाइट यहाँ पर है, पंखा अभी भी नहीं है। तो आइए हम सबूर राय साहब से डिटेल में बातचीत करते हैं। राय साहब से जुड़ी हुई बातें, कैसे अंतिम समय में उनका किस तरह क्या रहा और कैसे लोगों का जुड़ाव और इनका जुड़ाव कैसे रहा। तो आइए सबूर, आप जो है बताएं दर्शकों को, हमारे A.K. राय साहब से जुड़ा हुआ लोग जान पाए उनके बारे में। मैं सबसे पहले आपका चैनल पे ये बताना चाहता हूँ कि A.K. राय साहब को हम लोग रख कर कोई मेहरबानी नहीं किए, क्योंकि हम लोग को नसीब अच्छा रहा कि ऐसा महान हस्ती, ऐसे लोगों को हम लोग सेवा करने का मौका मिला। और मैं और ललिता छोड़ के भी और भी कॉमरेड MD आज़ाद, कार्तिक मंडल, पुतूर, गुड़िया, मीना और भी और लोग, बिहारी, ये तमाम लोग यहाँ रात भर 3-3 घंटा करके जगते थे और राय साहब को देखते थे। और इन लोग, जो लोग भी राय साहब को सेवा किया, हम लोग कोशिश किए कि अपना तरफ से इन लोग को, हम लोग को जो लड़की लोग था जो सेवा किया, उन लोग शादी ब्याह सब हम लोग अपने कर दिए। नमस्कार। जिस शख्स के साथ हम अभी बैठे हैं, जो इस बुजुर्ग शख्स के साथ बैठे हैं, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। लगातार आप अगर कहें तो कम से कम 4 बार सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले। और झारखंड के और झारखंड आंदोलन के जितने भी प्रमुख नेता हैं उनमें से एक प्रमुख नाम कॉमरेड आनंद महतो का है, जो कि 4 बार सिंदरी से विधायक रह चुके हैं। और आज हम इनसे कॉमरेड A.K. राय के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, आनंद बाबू के नाम से ये विख्यात हैं और सुनने में बढ़ती उम्र के कारण सुनने में इन्हें परेशानी है। इस कारण इनसे बातचीत में थोड़ा सा कहीं व्यवधान हमें होगा। बावजूद हम इनसे जानना चाहेंगे कि कॉमरेड A.K. राय के बारे में। और यहाँ ये भी आपको बता दें, कम से कम 60 साल ये A.K. राय साहब के साथ इन्होंने काम किया है झारखंड की राजनीति में, मजदूरों की राजनीति में, किसानों की राजनीति में। ये लंबा, अगर सबसे ज़्यादा A.K. राय के साथ किसी ने काम किया है तो ये कॉमरेड आनंद महतो है। अब ये राजनीति से अलग हो चुके हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इनके बेटे भी इनकी सीट से, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से इनके बेटे विधायक हैं, चंद्रदेव महतो और बबलू महतो। तो आइए हम
आनंद बाबू से जानते हैं कॉमरेड ए.के. राय के बारे में। दादा आप ये बताएं, ए.के. राय साहब के बारे में आप बताइए, कॉमरेड ए.के. राय से कैसे मिले और उनके बारे में आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें। ए.के. राय के संपर्क में हम 1965 से हैं और आपका उनका मृत्यु 2019 तक। जी तो इस पीरियड में मैं नज़दीकी से देखा है कि वे जाति धर्म को वे नहीं मानते थे। वे केवल वर्ग को मानते थे, खटने वाला वर्ग और नहीं खटने वाला वर्ग। वे कुलीन ब्राह्मण होते हुए भी जनेऊ नहीं पहना। और बंगाली परिवार में जन्म लेते हुए भी जो बांग्ला उन्नयन समिति व बांग्ला भाषा का किसी भी सेमिनार में न सम्मेलन में उपस्थित हुए। तो ये कहने का ये मतलब है कि वे जात और धर्म को वे नहीं मानते थे, वर्ग को मानते थे, वर्ण को नहीं मानते। तो दूसरी बात, जो नीचे तबके के जो लोग हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, जिनका मनोबल गिरा हुआ है, उसका मनोबल को कैसे विकास किया जाए, कैसे उसका उत्थान किया जाए, इसके बारे में हमेशा वे सोचते थे। वे हमेशा 65 में जो सबसे पहले शुरू में हम जहाँ से बोल रहे हैं उसके बगल में रघुनाथपुर गांव है। रघुनाथपुर में शाम को जो काम करके दिन भर काम करके लौटते हैं, तो शाम को उन लोगों के साथ मीटिंग करके यही वे उन लोगों से पूछते थे कि आखिर आप लोग बताइए कि आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन आपका बच्चा इस तरह का क्यों है? पढ़ने के लिए ना आपके पास पैसा है, ना अच्छा पहनावा देने के लिए आपके पास पैसा है, और ना सेवा ही किसी से ले सकते हैं। आखिर क्यों? जब आप उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं, आखिर क्यों है? आप जहाँ सेवा देते हैं व मेहनत करते हैं, तो उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उसका सब तरह का सुविधा वे उपलब्ध करते हैं, और आप क्या ही उत्पादन से कर रहा है, आपका ही कर्म से कर, लेकिन आपका ये हालत क्यों है? तो इस तरह का सवाल वे जनता से ही माना पूछते थे, गांव के किसानों से, गांव के मजदूरों से पूछते थे। पूछने के बाद वे जवाब नहीं मिलने के कारण यह है कि आपका शोषण हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है मेहनत का, मजदूरी का, आपका शोषण हो रहा है जो आप खरीदते हैं बाजार में सामान अपना खरीदाने के लिए और भी सामान के लिए, वहाँ भी आपका मेहनत का लूट हो रहा है, वहाँ भी कर रहा है। इसको आप लोग समझते नहीं हैं, लेकिन आज ये समझने का समय है। इस तरह की बातें हैं वे शुरू से ही
बोलते आए हैं। एक मिनट आनंद बाबू ये बताएं, AK राय साहब के साथ आपकी पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी, कहाँ मिले थे राय साहब आपको? देखिए, AK राय क्लास करने आते थे रघुनाथपुर, और पढ़ाते थे बच्चों को? शाम के समय। यही बगल में एक गाँव बलियापुर, रघुनाथपुर। मैं कुसुमाटांड़ हाई स्कूल में टीचर था। अच्छा। तो आते समय देखते थे, बच्चा को पढ़ाते थे और बच्चे को करीब 6 बजे तक पढ़ाते थे, 4 बजे से। उसके बाद जब उनका गार्जियन आ जाता था तो उसको वे उनके साथ आलोचना करते रहते थे। तो ऐसे ही पीरियड में जब देखे तो मैं बैठा, देखा और उनकी बातों को सुना। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत ही नीचे तबके, बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। यहाँ तक कि दूसरे के घर में काम करके मैं अपना शिक्षा अर्जन किया है। तो इसलिए उनकी बातों से हम काफ़ी प्रभावित हुए। और विनोद बाबू से AK राय साहब का संपर्क कैसे हुआ? विनोद बाबू से AK राय साहब का संपर्क कैसे हुआ, विनोद बिहारी महतो से? देखिए, विनोद बाबू से हमारा संबंध तो ठीक ही था, अच्छा ही था। वो हमें मदद भी किया है पढ़ने में। जब हम ग्रेजुएशन में BA का स्टूडेंट था RSP कॉलेज में, तो उस समय उन्होंने मदद किया था। तो इसलिए संबंध उनके साथ अच्छा ही रहा। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, ये तो ठीक है कि नई जानकारी कॉमरेड आनंद बाबू ने दिया। ये बताइए कि AK राय और विनोद बिहारी महतो का मिलन कैसे हुआ और क्या संबंध था दोनों? देखिए, AK राय और विनोद बिहारी महतो का संबंध होने के कारण है कि AK राय भी चाहते थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत लूट हो रहा है, कोरियारे में, कारखाना में, सब जगह। यहाँ तक कि नाम लेकर के नहीं पुकारते थे, जात के नाम से हुए पुकारा जाता था और जंगली कहा जाता था। इसके विरोध में ये विनोद बिहारी महतो भी थे और AK राय भी चाहते थे कि इन लोग का जब तक उत्थान नहीं होगा तो यहाँ वर्ग शोषण बरकरार रहेगा। इसलिए दोनों का आकर्षण था और आकर्षित होकर के दोनों मिले और मिल करके कोशिश किया कि यहाँ का ये जो सेंटिमेंट है, ये झारखंडी सेंटिमेंट, इस सेंटिमेंट को और आगे बढ़ाया जाए, इसको ऊंचा किया जाए। तो इसलिए विनोद बिहारी महतो ने आपका जेल से छुड़वाए थे शिबू सोरेन को। तो शिबू सोरेन को बुलाया उन्होंने और यहाँ एक झारखंडी का लेकर के किया, आंदोलन शुरू किया। तो ये थे कॉमरेड आनंद महतो, पूर्व विधायक मार्क्सवादी समन्वय समिति के। और फिलहाल जैसे कि आपको जानकारी है कि मार्क्सवादी समन्वय समिति का चुनाव के पूर्व, विधानसभा चुनाव के पूर्व भाकपा माले में विलय हो गया। तो आनंद बाबू आज के दिन भाकपा माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं पार्टी के। तो इनसे हमने जाना AK राय साहब के बारे में और काफ़ी कुछ अभी हम इनसे जानकारी ले सकते हैं। हालांकि उनको सुनने में थोड़ी समस्या है, इस कारण बावजूद इन्होंने बहुत कुछ जानकारी दिया। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सत्यनारायण जी, ये बताया कि राय साहब से आप कैसे जुड़े? राय साहब जब भी भर्ती होते थे तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनकी देखभाल का जिम्मा हमको यहाँ मिलता था कि वो जब भी भर्ती हुए यहाँ से उनको केबिन में रखना, उनका इलाज कराना और यहाँ से उनको स्वस्थ करके भिजवाना, ये सब जिम्मा मेरा बना दिया हुआ था। ऊपर के नेता लोग हमको आदेश करते थे कि आपको ये काम करना है और राय साहब का जो भी यहाँ दिक्कत हो रहा है इसको देखना है और उनको इलाज करा के यहाँ से भेजना है। मैंने भरसक प्रयास किया कि हमारे राय साहब चूँकि हमारे गुरु भी रहे हैं, मैं उनको अपना गुरु माना हूँ,
और मुझे लगता था कि वो हमेशा स्वस्थ होकर यहाँ जाए। और जीवन के आखिरी पल में जब वो यहाँ अंतिम सांस लिए, उस दिन रविवार का दिन भी था, मैं और आज़ाद जी यहाँ थे। आजाद जी क्या पूरा नाम उनका? आज़ाद जी सबूरदा के यहाँ रहते थे, वही सबूर गोराई जी के हाँ, यहाँ नूनोली में। नुनुडी में रहते थे, वही उनका यहाँ हॉस्पिटल में रहते थे और हम लोग आते जाते रहते थे। जिस दिन उनका आखिरी सांस चला मैं वहीं था और डॉक्टर VK पांडे साहब उनका इलाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय लगता है कि हम लोगों के हाथ से निकलने जा रहे हैं। मैं उनको आखिरी पल में उनको पानी पिलाया और पानी पिलाने के 5 मिनट के बाद वो अपने शरीर को छोड़ चुके, स्वर्गलोक में चले गए। अंतिम समय में बहुत दुख हुआ कि हम ऐसे व्यक्ति को थे जो अद्वितीय थे इस धरती के लिए। ऐसे शायद ही गिरे ऐसे लोग मिलते हैं। तो आज भी उनकी स्मृति, इसीलिए मुझे विचार आया कि चूँकि ये सेंट्रल हॉस्पिटल बारहो एरिया पूरे झारखंड का सबसे नामी जगह है, तो जो भी लोग हमारे आए या जो भी राय साहब से प्रभावित थे, वो अस्पताल के पास आने के बाद उनको एक लगे कि इसी अस्पताल में राय साहब आखिरी सांस लिए, तो इनका एक मूर्ति यहाँ स्थापित होना चाहिए। और इसी पे मैं काम किया और हमारे जो विधायक थे माननीय अरूप चटर्जी और आनंद बाबू जैसे दिग्गज नेता जो हैं, उन्होंने अपना भरपूर सहयोग मुझे दिया। और उनके सहयोग और पार्टी कार्यकर्ता के, हमारे सारे नेतृत्वकर्ता नेताओं के द्वारा भरपूर सहयोग मिलके, ये मेरा कोई अकेले का दिन नहीं है, ये सभी लोगों का, सभी लोग हमको मदद किए और सहयोग दिए, जिससे मैं एक छोटा अपना रोल जो है निभाते हुए राय साहब ऐसे महान शख्सियत के एक मूर्ति यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया।